हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मादा जनन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा हमने पढ़ा नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वहां पे कि शुक्राणुओं का निर्माण हुआ। क्या निर्माण हुआ था वहां पे शुक्राणुओं का निर्माण हुआ था। अब हम पढ़ने वाले क्या है? अब पढ़ेंगे मादा जनन अंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम पढ़ने वाले हैं मादा जनन अंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जब नर और मादा युग्मक जब दोनों आपस में संलयित करते हैं तब जाके तब क्या निर्माण होता है? तब जाके बनता क्या है? तब बनता है युग्मनज बनता है। तो युग्मनज के बाद क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। तो भ्रूण के बाद क्या बनेगा? तब जाके शरीका या एक शिशु का विकास होता है। तो हमें जरूरी है कि हमें क्या होता है जब लैंगिक जन्म होता है तो लैंगिक जन्म में क्या होगा? नर एवं मादा दोनों युग्मकों की आवश्यकता होती है। क्या होगी? लैंगिक जन्म में क्या होगा? नर एवं मादा दोनों युग्मकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, लैंगिक जन्म में क्या होता है? नर एवं मादा दोनों युग्मकों की आवश्यकता होती है। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे लैंगिक जन्म कहा जाता है। और लैंगिक जन्म के लिए नर और मादा होना दोनों जरूरी है। तो नर क्या करेगा? शुक्राणुओं का निर्माण करेगा और मादा क्या करेगी? अंडाणुओं का निर्माण करेगी। तो मादा अंडाणु का निर्माण करेगी और नर क्या करेगा? नर शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं मादा जनन पढ़ते हैं। तो मादा जनन की सबसे खास बातें हैं कि मादा जनन की सबसे निचला भाग जो होता है, ठीक है, तो मादा जनन का जो सबसे निचला भाग होता है तो क्या होती है? ये हाइमन फोइस होती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे हाइमन झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, और ये जो हाइमन झिल्ली होती है यहाँ पे इस तरीके से, तो हाइमन झिल्ली क्या करता है? इनकी वर्जिनिटी को दर्शाता है। क्या करेगा? इनकी वर्जिनिटी को दर्शाता है। वर्जिनिटी का मतलब क्या होता है? इनका किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप को दर्शाता है। ठीक है, तो ये जब किसी के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं जिनका जो हाइमन फोइस होती है ये टूट जाती है। हाइमन फोइस जरूरी नहीं है कि किसी के संबंध बनाने से ही बनता है। जरूरी है इसे एथलेटिक पर्सन हो गया या किसी भी कारण से टूट भी सकती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये मुख्यतः इनकी वर्जिनिटी को दर्शाता है कि मतलब इन्होंने किसी के साथ रिलेशनशिप में है या नहीं है। लेकिन हाँ, हमें पूर्णतः नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्या होता है हाइमन फोइस जैसे साइकिलिंग करने या एथलेटिक पर्सन या क्रिकेट विकेट खेलने भी करते हैं, ये टूट सकते हैं या किसी कारण से क्या हो सकता है? ये टूट भी सकते हैं। ठीक है, फिर इनका फिर इसके बाद क्या होता है? इनमें होता है क्या? वेजाइना होता है। वेजाइना कुछ होता है क्या? योनि होती है इनकी। ठीक है, जो योनि होता है तो योनि के माध्यम से क्या होता है? शुक्राणुओं का प्रवेश होना। ठीक है, फिर मूत्र का बाहर निकलना, अंडों का बाहर निकलना, फिर एक बच्चे का जन्म लेना। ये इसी रास्ते से क्या होता है? ये संपन्न होते हैं। ठीक है, और जो बीच वाला भाग हमारे पास है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं यूटेरस, मतलब गर्भाशय होता है। तो गर्भाशय में क्या होता है? एक संतान का होता है। जैसे एक भ्रूण था तो भ्रूण आके कहाँ पर विकसित करता है? वो आता है गर्भाशय में ही आके क्या होता है? वो गर्भाशय में ही बड़ा हो जाता है। क्या होगा? वो गर्भाशय में यूटेरस आके क्या होता है? वो बड़ा हो जाता है। और देखते ही देखते लगभग 9 मंथ में, ठीक है, लगभग 270 से 275 या 280 दिन, मतलब 270 के बाद 280 दिन के अंदर ये क्या कर सकता है? एक मानव जो महिला होती है वो क्या करती है? एक बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, तो उसको हम काउंट करते हैं कितना? 9 महीना। तो 9 गुणे क्या है? कहीं एक महीना कितना होता है? 30 होता है। 9 गुणे 3, 9 3 27, लगभग 270 से 280 दिन में। कितना? 270 से 280 दिन में एक महिला क्या होती है? एक संतान को क्या करती है? वो जन्म दे सकती है। क्या करेगी? वो जन्म दे सकती है। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि एक महिला एक संतान को तभी जन्म दे सकती है जब उसकी आयु कितना होता है? 10 से 12 वर्ष की हो। क्यों? क्योंकि 10 या 12 वर्ष के बाद ही क्या होता है? उनमें अंडाणुओं का निर्माण होने लगता है। क्या होता है? अंडाणुओं का निर्माण होने लगता है। ठीक है, क्या होगा? अंडाणुओं का निर्माण होता है। और जो अपरिपक्व जो अंडाणु होते हैं, अपरिपक्व अंडाणु क्या बोलते हैं? उन्हें पुटिका कहा जाता है। क्या बोलते हैं उन्हें? पुटिका। और इंग्लिश भाषा में क्या बोलेंगे? उन्हें बोलते हैं फोलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें फोलिकल कहा जाता है। ठीक है, तो अंडों को क्या बोलते हैं? उनके अपरिपक्व अंडे को पुटिका कहते हैं और परिपक्व अंडे को क्या बोलेंगे? अंडक कहा जाता है। क्या बोलेंगे? अंडक। जो अंडे क्या होते हैं?
परिपक्व हो जाते हैं, जो अंडे परिपक्व हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें अंडक कहा जाएगा, और जो अपरिपक्व होंगे उन्हें पुटिका कहा जाता है। तो अपरिपक्व अंडों को पुटिका एवं परिपक्व अंडों को क्या बोलते हैं, उन्हें अंडक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और सबसे खास बात इनका जो बाहरी भाग होता है, तो इस भाग को क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं अंडाशय बोलते हैं। और अंडाशय में जन्मजात लाखों की संख्या में क्या पाए जाते हैं, अपरिपक्व अंडे पाए जाते हैं। ये जो अंडाशय है, अंडाशय में जन्मजात लाखों की संख्या में क्या पाए जाते हैं, अपरिपक्व अंडे पाए जाते हैं, जो समय आने पर वो क्या होते हैं, वो परिपक्व होने लगते हैं। और अंडे का जो परिपक्व अवस्था है, इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, मेनार्ची और मेनापोज हो गया। क्या होता है, मेनार्ची और मेनापोज कहा जाता है, मतलब प्रारंभन अवस्था और समापन अवस्था। तो जो प्रारंभन अवस्था होती है, ये एक महिला में लगभग क्या है, 10 से 12 वर्ष की आयु में शुरू होती है। ठीक है। और समापन क्या होता है, मतलब कि जो अंडे का परिपक्वन क्या है, जो प्रारंभन अवस्था होगा, प्रारंभन अवस्था कब शुरू होता है, तो शुरू होगा 10 से 12 वर्ष की आयु में शुरू होता है। क्या, 10 से 12 वर्ष की आयु में शुरू होता है। जो समापन अवस्था होगी, क्या समापन अवस्था, तो समापन अवस्था कब शुरू होता है, तो 45 से 50, कितना होगी, 45 से 50 वर्ष की आयु में क्या होता है, वो समापन हो जाता है। तो एक महिला में अंडे का परिपक्वन क्या होता है, 10 से 12 वर्ष की आयु शुरू होगा। क्या, 10 से 12 वर्ष की आयु शुरू होता है। और समापन क्या होता है, 45 से 50 वर्ष की आयु में समाप्त होगा। क्या होगा, 45 से 50 वर्ष की आयु क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है। ठीक है। और सबसे खास बात यह है कि ये जो अंडाशय था, अंडाशय जब परिपक्व अंडे बाहर निकलते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं अंडवाहिनी में, कहाँ पहुंचते हैं, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी, क्या अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी रास्तों में पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचेंगे, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी में पहुंचते हैं। ठीक है। पहुंचने के बाद वो अंडे क्या होते हैं, निषेचित होते हैं। तो निषेचन क्या होता है, तो निषेचन क्या होता है, तो एम्पुला होता क्या होगा, एम्पुला, एम्पुला को कवर भाषा क्या बोलते हैं हमें, देखिए एम्पुला क्या होता है, तो एम्पुला इस भाग को बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला में होता क्या, तुम्बिका होता है। क्या होता है, तुम्बिका। तो तुम्बिका में ही क्या होते हैं, अंडाणु परिपक्व होते हैं। तुम्बिका में अंडाणु को रखने के बाद उनको निषेचन के लिए क्या कहता है, प्रेरित किया जाता है। और एक महिला को क्या होता है, लगभग निषेचन के चौथे दिन उसको पता चलता है वह गर्भवती हो गई है। तो एक महिला को निषेचन के मतलब कि जब शुक्राणु पहुंचते हैं, जब निषेचित हो जाता है अंडा, तो उसको निषेचन के चौथे दिन उसको पता चलता है, कौन से दिन, उसको चौथे दिन पता चलता है कि वो क्या हो गई है, वो गर्भवती हो गई है। तो किसी महिला को उसको पता कब चलता है, उसको पता चलता है चौथे दिन, निषेचन के चौथे दिन वो क्या हो गई है, वो गर्भवती हो चुकी है। तो एक महिला को पता चलता है कि वो क्या है, 4 दिन के बाद कि वो क्या हो गई है, वो गर्भवती हो गई है। ठीक है। तो ये सारी प्रतिक्रियाएं थी। लेकिन जो हमारा प्रक्रिया होता है, जो होता है जैसे हमारे पास सपोज ये मानना है कि ये हमारे पास से हो गया, अंडाशय हो गया। ठीक है। तो अंडाशय के भाग क्या होता है, एक भाग होता है नाभि। क्या होता है, नाभि होती है, ये वाला भाग। तो जब नाभि होता है तो नाभि से क्या होंगे, अंडे बाहर निकलेंगे। इन अंडों क्या बोलेंगे, इन्हें पुटिका कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, पुटिका। तो जो अपरिपक्व होते अंडे होते हैं तो उन्हें अपरिपक्व अंडे क्या बनेंगे, पुटिका कहा जाएगा। और ये पुटिकाएं जब आगे बढ़ती हैं तो इनके बाहर एक क्या रहती है, एक परत कहलाती है। तो इस परत को क्या बोलते हैं, इस परत को बोलते हैं ग्राफियन बोलते हैं। इस परत क्या बोलेंगे, ग्राफियन बोलेंगे। और संपूर्ण शरीर चित्र क्या बोलेंगे, ग्राफियन पुटिका कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इन्हें ग्राफियन पुटिका कहा जाएगा। ठीक है। ये ग्राफियन पुटिका कहलाते हैं। और फिर आगे चल के ये कहते हैं सेल और बड़े हो जाते हैं, और ये इतने बड़े हो जाते हैं कि अंततः क्या रहता है, ये ब्रस्ट कर जाता है, ये टूट जाते हैं। टूटने के बाद ये क्या करता है, एक पीला संरचना का निर्माण करते हैं।
और जो अंडा था, अंडा यहाँ से क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, अंडा क्या हो गया, बाहर निकल आया। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे झालादार कोशिकाएं पाई जाती है। क्या होती है यहाँ पे एक झालादार कोशिका या संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, यहाँ पे एक झालादार संरचना पाई जाती है। यह झालादार संरचना इन परिपक्व अंडों क्या करती है, ये अंदर की तरफ प्रवेश करा देती है। ठीक है, क्या करती हैं, प्रवेश करा देती हैं। और जब प्रवेश करते हैं तो इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं तुम्बिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें तुम्बिका कहा जाता है। अब तुम्बिकाएं क्या करती हैं, इस अंडर कोशिका को संचित करने के बाद इसको प्रेरित करती है। क्या करने के लिए, निषेचन करने के लिए। तो तुम्बिकाएं परिपक्व अंडों को क्या करती हैं, संचय करने के बाद उसको प्रेरित करती है। क्या करने के लिए, निषेचन करने के लिए। ठीक है, और ये जो परत हमारे पास बना है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को कार्पस, ये बोलते हैं क्या, कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। और यह कार्पस ल्यूटियम लगभग एक शिशु को, जब यहाँ पे जब शिशु बढ़ने लगा, जब शिशु बढ़ने लगा, जब कार्पस ल्यूटियम पता चला कि नहीं ये हम क्या हो गए हैं, वो जो महिला थी वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा, उसको लगभग 84 दिन तक क्या करेगा, 84 दिन तक भ्रूण को क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्या करेगा, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है, तो यह कार्पस ल्यूटियम लगभग 84 दिन तक क्या करेगा। जो कार्पस ल्यूटियम होते हैं तो हमेशा कहते हैं हल्का से एक पीला संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाएगी, एक पीली संरचना होती है जो क्या करती है, जो शिशु था, जो भ्रूण है, भ्रूण को लगभग 84 दिन तक क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। और इसके बाद यहाँ पे क्या था, अपरा का भी निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, अपरा का निर्माण होता है। अपरा का निर्माण निषेचन के 21 दिन के बाद होता है। क्या होता है, 21 दिन के बाद होता है। हमने क्या पढ़ा अभी हमने पढ़ा अपरा। अपरा क्या है, अपरा का निर्माण निषेचन के 21 दिन के बाद होता है। अपरा का निर्माण निषेचन के 21 दिन के बाद होता है। ठीक है, और साथ साथ यह क्या होता है, ये भ्रूण को क्या होता है, पोषण प्लस ऑक्सीजन सप्लाई करता है। क्या करता है, यह पोषण और ऑक्सीजन को सप्लाई करता है और बाकी वहां से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। लेकिन कब देगा ये, 84 दिन के बाद। क्या, 84 दिन के बाद ये बेबी को, जो भ्रूण था, भ्रूण को कितने दिन बाद देगा ये, लगभग 84 दिन के बाद। क्यों, क्योंकि 84 दिन तक कौन पोषण देगा इसको कार्पस ल्यूटियम देते हैं। कौन देगा इसको 84 दिन तक कार्पस ल्यूटियम देते हैं। ठीक है, तो इसको कार्पस ल्यूटियम कितना दिन तक इसको पोषण दिया, इसको दिया 84 दिन तक। तो कार्पस ल्यूटियम कितने दिन तक दिया, 84 दिन तक दिया। तो 84 दिन के बाद इसको कौन देगा, इसको अपरा इसको पोषण देने लगेगा। क्या करने लगेगा, अपरा इसको पोषण देने लगेगा। तो अपरा पोषण इसको कब देगा, 84 दिन के बाद देते हैं। क्या देंगे, 84 दिन के बाद इसको पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो अपरा होती है तो पोषण और ऑक्सीजन को सप्लाई करने एवं वहां से जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसको बाहर निकालने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया। यहाँ पे क्या था, ये पूरा भाग क्या है, ये अंडाशय होती है। तो एक महिला के शरीर कितने अंडाशय होते हैं, 2 अंडाशय होते हैं। कितने अंडाशय होंगे, 2 अंडाशय होते हैं। ठीक है, और सबसे खास बात है कि जहाँ पे जो नाभि होती है तो नाभि से अंडे बाहर निकलते हैं। इन अंडों को क्या बोलते हैं, इन्हें पुटिका कहा जाता है। इन पुटिकाओं को एक परत बाहरी घेर लेती है जिसे क्या बोलते हैं, ग्राफियन कहते हैं। और संपूर्ण संरचना को ग्राफियन पुटिका के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानेंगे, ग्राफियन पुटिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन ग्राफियन पुटिका का धीरे धीरे बड़ी लगती है और इतनी बड़ी हो जाती है कि क्या जाती है, आगे चल के ये फट जाती है। फटने के बाद ये क्या करते हैं, ये इसमें प्रवेश कर जाते हैं। किसमें, ये अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी में प्रवेश कर जाएंगे। कहां पर कर जाएंगे, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी में। और जो ग्राफियन पुटिका का जो बाहरी परत थी, क्या थी, जो बाह्य आवरण था, ग्राफियन पुटिका का जो बाहरी आवरण था वो किसमें बदल गया, एक पीला संरचना में परिवर्तित हो गया, जिसे क्या कहा गया, जिसे कार्पस ल्यूटियम कहा गया। यह कार्पस ल्यूटियम 84 दिन तक बच्चों क्या करता है, वो भ्रूण प्रदान करता है।
ठीक है, क्या करेगा, वो भ्रूण प्रदान करते हैं। अब इसका पढ़ते हैं, अंडाशय पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम इसका अंडाशय पढ़ते हैं। तो अंडाशय क्या होता है, तो अंडाशय क्या होती है, एक जोड़ी संरचना पाई जाएगी, मतलब एक दाहिनी पाई जाएगी, बाएं पाई जाएगी। ठीक है, और अंडों का जो परिपक्वन, जब अंडे जब बनना शुरू होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे उस साइड से नजर आ जाएगा जो अंडे को क्या बनेंगी। तो जब ये अंडे बढ़ के जब बाहर निकलते हैं, तिनका जब बड़े हो जाते हैं तो ये आगे चलने का ब्रश करेंगे, अरे बाहर निकल जाएंगे। तो जो पीला जो भाग यहाँ पे बना है उसे क्या बनेंगे, उसे कार्पस ल्यूटियम कहा जाएगा। ठीक है, और यही कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा, जो भ्रूण था, भ्रूण को क्या करेंगे, लगभग कितना दिन तक भोजन देंगे, 84 दिन तक। कितने दिन तक, एक कार्पस ल्यूटियम कितने दिन तक भोजन देंगे उसको, 84 दिन तक उसको पोषण प्रदान करेंगे। कितना, 84 दिन तक उसको पोषण प्रदान करते रहते हैं। ठीक है, जो इस संरचना के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो नीला जो संरचना दिखाई दे रहा है, नीला संरचना क्या बोलते हैं, इसको नीला संरचना को सिरा बोलते हैं, और लाल वाले भाग को क्या बोलेंगे, धमनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाल वाले भाग को धमनी, और नीले वाले भाग को सिरा के नाम से जाना जाता है। लाल को धमनी और नीले भाग को सिरा बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सिराओं में क्या होते हैं, इनमें ऑक्सीजन रहित रक्त पाए जाते हैं, मतलब इनके पास जो रक्त होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। और जो लाल दिखाया गया है ये धमनियां होती हैं, और धमनियों में क्या होता है, धमनियों में शुद्ध रक्त पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, शुद्ध रक्त पाए जाते हैं। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे जो कोरोना रेडिएटा है, तो कोरोना रेडिएटा में क्या करता है, जो कोई भी क्या करता है, जो शुक्राणु होते हैं उसको क्या करते हैं, भेदने, और वहां पे साथ साथ क्या करते हैं, निषेचन प्रक्रिया तभी तो करेंगे जब उसके पास क्या करेंगे, वो पहुंचेंगे। ठीक है, और हमारे पास ये जो पीला भरा भाग दिखाया गया है, तो इस पीले भाग को क्या कहा गया, इसे ही कार्पस ल्यूटियम कहा गया है। ठीक है, अब आते हैं फैलोपियन नलिका आते हैं। तो जो फैलोपियन नलिका होती है इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेमी होता है। कितना होगा, इसकी लंबाई कितनी होगी, 10 से 12 सेमी लंबा होता है। और हम किसकी बात करें, इस नलिका की बात कर रहे हैं। तो नलिका कितनी लंबी होती है, इसकी नलिका की लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेमी। इसका नाम क्या है, एंडोवाइनी है। क्या नाम इसका है, एंडोवाइनी या डिम्बवाइनी है। क्या नाम इसका है, एंडोवाइनी या डिम्बवाइनी। तो एंडोवाइनी डिम्बवाइनी लंबाई कितनी होती है, लगभग 10 सेमी से 12 सेमी से लंबाई होती है। कितना लंबाई होगा, 10 से 12 सेमी लंबे होते हैं। और ठीक है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है झालादार कोशिका। नाम क्या नाम इसका है, ये झालादार कोशिकाएं होती है, ये झालादार कोशिकाएं होती है। ये झालादार कोशिकाओं का काम क्या होता है, जब यहाँ से परिपक्व जब अंडे निकलते हैं ना, तो इसको अंदर की तरफ क्या करती है, इसको ये धक्का दे देती है, जिससे क्या हो सके, ये आगे की तरफ बढ़ सके। जब आगे बढ़ते हैं तो निषेचन नामक प्रक्रिया, मानव में निषेचन प्रक्रिया कहाँ होती है, तुमिका नामक भाग होता है। कहाँ होगा, तुमिका नामक भाग में होता है। अंडों निषेचन कहाँ होता है, तुमिका नामक भाग में होता है। तो अंडों निषेचन कहाँ होगा, तुमिका नामक भाग में होता है। ठीक है, और एक महिला को कब पता चलता है को गर्भवती हो चुकी है, तो निषेचन के चौथे दिन पता चलता है। क्या, निषेचन के चौथे दिन एक महिला को पता चलता है कि वो क्या हो चुकी है, वो गर्भवती हो चुकी है। ठीक है, अब हम आते हैं क्या है, हम आते हैं गर्भाशय आते हैं। ठीक है, गर्भाशय उल्टे नाशपाती के आकार की एक मांसपेशी क्या होती है, संरचना होती है। ठीक है, और एक मोटी भित्ति से घिरी होती है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे मायोमेट्रियम कहा जाता है। ठीक है, जो बाहरी परत होगा उसे मायोमेट्रियम कहा जाएगा, और जो अंदर की परत होती है उसे एंडोमेट्रियम कहा जाएगा। बाहर गर्भाशय के बाहर की जो परत होती है उसे क्या बोलेंगे, उसे मायोमेट्रियम कहा जाएगा, और अंदर की परत को एंडोमेट्रियम के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। और ये जो मायोमेट्रियम होती है ना, जब कोई शिशु जन्म लेता है तो ये सिकुड़ने एवं फैलने में क्या होते हैं,
ये सहायक होंगे। क्या होंगे? ये सिकुड़ने और फैलने में सहायक होते हैं। मतलब ये गर्भाशय दीवार क्या करेगा? ये सिकुड़ने और फैलाने में क्या होता है? ये सहायक होता है। ठीक है। फिर इसके बाद जो महिलाएं होती है तो महिलाओं में क्या होता है? जैसे महिला जनन के कुछ अंग शामिल होते हैं। जैसे क्या होता है? यहाँ पे जघन उत्थान होता है, दीर्घ ओष्ठ होता है, लघु ओष्ठ, प्रकोष्ठ और योनि छिद्र पाई जाती है। ठीक है। और जो जघन उत्थान त्वचा और जघन बालों को ढका एक कुशन जैसा क्या है? वसायुक्त अंग होते हैं। ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है? ये मादा जनांग होता है। जो मोन्स पिल्विस होता है क्या होता है? इसे जो जघन उत्थान का सबसे ऊपरी भाग होते हैं। ठीक है। अब आते हैं स्तन ग्रंथियां आते हैं। ठीक है। स्तन ग्रंथियों से पहले हम पढ़ते हैं मादा में क्या होते हैं? हम पढ़ते हैं मासिक चक्र पढ़ लेते हैं। मासिक, हम पढ़ते हैं मासिक चक्र, यमसी साइकिल। यमसी साइकिल, यमसी साइकिल क्या होता है? 28 दिन में क्या होती है? बार बार दोहराई जाती है। एक मादा के शरीर में मासिक चक्र क्या करता है? उसकी परिपक्वता को दर्शाता है। एक महिला के अंदर ही मासिक चक्र शुरू हो गया है, तीसरा समझिए एक शिशु को क्या कर सकती है? वो जन्म दे सकती है। और एवं उनमें क्या होता है? अंडाणु में बढ़ना क्या हो गया है? शुरू हो गया है। ठीक है। और मासिक चक्र में 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक होता है रजोस्रावावस्था, फिर होता है रजोस्राव की, एक होता है पूर्वावस्था और एक होता है अंत्यावस्था होती है। ये अंत्यावस्था क्या कर सकते हैं? उसको पश्चावस्था के नाम से भी क्या करते हैं? के नाम से हम जान सकते हैं। जो रजोस्रावावस्था होती है ये लगभग कितना होता है? 1 से 5 दिन का माना जाता है। कितना होता है? 1 से 5 दिन तक मानी जाती है। यह वही स्थान होता है जहाँ पे क्या होता है? महिला शरीर से ब्लीडिंग होता है, मतलब ब्लड निकलते हैं। अब ब्लड कितना निकलता है? तो इनके शरीर से ब्लड निकलता है लगभग 100 ml से लगभग 150 ml ब्लड निकलता है। कितना? 100 ml से 150 ml क्या होता है? इनके शरीर से रक्त क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। तो रजोस्राव जो अवस्था होती है ये लगभग कितना दिन से शुरू होती है? 1 दिन से 5 दिन तक माना। कितना? 1 से 5 दिन तक माना जाता है। रजोस्राव अवस्था लगभग 1 से 5 दिन तक माना जाता है। यहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स न स्रावित होने के कारण इनका जो गर्भाशयी दीवार होती है, गर्भाशयी दीवार टूटने लगती है। क्या होती है? गर्भाशयी दीवार टूटने लगती है, जिसके कारण इनमें क्या होता है? 100 ml से 150 ml तक क्या होते हैं? रक्त स्रावित होते हैं। कितना रक्त स्रावित होगा? 100 ml से 150 ml क्या होते हैं? रक्त स्रावित होने लगते हैं। ठीक है। तो हमने समझ गया रजोस्राव अवस्था क्या है। तो रजोस्राव वह अवस्था होती है जो 1 से 5 दिन तक माना गया है और इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित न होने के कारण यहाँ से क्या होता है? 100 ml से 150 ml तक रक्त शरीर से बाहर निकलता है। इसलिए इसे ब्लीडिंग अवस्था के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। रक्त स्राव अवस्था के नाम से जाना जाता है। और जो पूर्वावस्था होती है लगभग 6 दिन से 13 दिन की अवस्था मानी गई। क्या मानी गई है? 6 दिन से 13 दिन तक की अवस्था मानी गई है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होने लगते हैं और यहाँ पर लगभग एक अंडा परिपक्व हो चुका होता है, मतलब निकलने की तैयारी होता है। ठीक है। फिर साथ में क्या पश्चावस्था, ये कितने दिन से होता है? ये होता है 15 दिन से 28 दिन तक होता है। कितना? 15 से 28 दिन तक होता है। और इसी अवस्था में यदि एक अंडा निषेचित कर गया तब वहीं से क्या होता है? वो धीरे धीरे क्या होता है? युग्मनज से बदलेगा, युग्मनज से भ्रूण में, भ्रूण से क्या होता है? एक शिशु की तरफ बढ़ने लगेगा। और लेकिन यदि नहीं हुआ तो इसी अवस्था में क्या होंगे? मादा के जो जननांग होते हैं उनकी साफ सफाई चालू हो जाता है, जिससे क्या हो सके? उसमें दूसरी मासिक चक्र क्या किया जा सके? धारण किया जा सके। कितना? दूसरा मासिक चक्र धारण किया जा सके। ठीक है। और सबसे खास बात है कि अभी एक दिन हमने इसमें लिखा है। कौन सा दिन? देखिए 1 से 5, 6 से 13, फिर 15 14वां दिन बच गया। तो 14वां जो दिन होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे
अंडोत्सर्ग अवस्था कहा गया। क्या कहा गया है? अंडोत्सर्ग अवस्था कहा गया है। और इसी दिन 14वें दिन क्या होता है? अंडे उत्पादित होते हैं। क्या होते हैं? अंडे परिपक्व होके बाहर निकलते हैं। मतलब कि एक महिला के शरीर में क्या होता है? 14 से 15वें दिन, 14वें और 15वें दिन के बीच में यदि उनका संभोग नामक प्रक्रिया होता है तो उस दिन क्या होंगे? संतान जन्म लेने के क्या होते हैं? चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। यदि एक महिला की यदि क्या उसने यदि किसी दूसरे के शारीरिक संबंध में आती है तो उस दौरान अगर 14वें से 15वें दिन के अंतर्गत यदि संबंध बनाया तो उसके अंदर क्या है? गर्भ ठहरने के चांसेस क्या होते हैं? अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। ठीक है। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अभी एक महिला में मासिक चक्र पढ़ा। तो मासिक चक्र क्या होती है? तो मासिक चक्र एक महिला को परिपक्वता की स्थिति को दर्शाती है। यह दर्शाता है कि एक महिला अपने समान एक संतति क्या कर सकती है? एक संतान को जन्म दे सकती है। एक संतान को जन्म दे सकती है। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे मासिक चक्र कहा जाता है। अब मासिक चक्र हमेशा क्या होता है? 28 दिन पे क्या होती है? बार बार दोहराई जाती है। क्या होगी? बार बार दोहराई जाती है। ठीक है। और सबसे खास बात है बार बार दोहराई जाती है। ठीक है। लेकिन यह क्या होती है? जरूरी 28 दिन, ये कभी कभी क्या होता है कुछ महिलाओं में ये 35 दिन पर भी आता है। ठीक है। 28 या 35 दिन पर भी क्या होते हैं? इनके आने के चांसेस बने होते हैं। ठीक है। और इनमें कितनी अवस्थाएं होती है? इसको 3 अवस्थाओं में बांटा गया। मतलब दिन के हिसाब से 28 दिन था, इसको 3 दिन में भागों में बांट दिया गया। रज्जोस्राव अवस्था, पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था, इसके बाद पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था। जो पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था है इसको 6 से 13 दिन माना गया है। रज्जोस्राव अवस्था 1 से 5 दिन तक माना गया है। और अंत्यावस्था और पश्च अवस्था क्या होता है? 15 से 28 दिन माना गया है। ठीक है। ठीक है। तीन में माना गया है जो रज्जोस्राव अवस्था होता है। तो रज्जोस्राव अवस्था जो होती है ना इसके पास, तो रज्जोस्राव कैसी अवस्था होती है? रज्जोस्राव को ब्लीडिंग अवस्था के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? ब्लीडिंग अवस्था के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? लगभग 100 ml से 150 ml का होता है रक्त शरीर से बाहर निकलता है। कितना निकलेगा? 100 ml से 150 ml का होते हैं रक्त शरीर से बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का कहता है जो श्रावण नहीं होता। जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का जब श्रावण नहीं होता तो उस दौरान क्या होता है? गर्भाशय की दीवार क्या होती है? वो टूटने लगेगी। क्या होगी? गर्भाशय दीवार क्या होती है? टूटने लगता है। जिससे क्या होता है? अधिक मात्रा में क्या होता है? रक्त उनके शरीर से बाहर निकल जाता है। और इस दौरान क्या होता है? महिलाओं को अधिक पीड़ा होती है और अर्थात उनको दर्द का अनुभव होता है। फिर आते हैं पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था। तो ये कितना होता है? 6 से 13 दिन माना गया है। और यहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्या होते हैं? स्रावित होने लगते हैं। क्या होंगे? स्रावित होने लगते हैं। और यहीं पे क्या होता है? अंडे परिपक्व होने की क्या होते हैं? अवस्था में आ जाते हैं। फिर आते हैं अंत्यावस्था या पश्चावस्था आते हैं। तो ये क्या होती है? 15 से 28 दिन तक माना गया। कितना? 15 से 28वां दिन माना गया है। ठीक है। और इसमें या तो क्या है? निषेचन हो चुका है, निषेचन नहीं हुआ। निषेचन हो गया तो यहाँ पे भ्रूण का विकास होगा। यदि निषेचन नहीं हुआ तो उस दौरान क्या होगा? जो मादा जनांग उसकी क्या होगी? साफ सफाई किया जाएगा। ठीक है। फिर आते हैं क्या है? हम आते हैं 14वां दिन। तो 14वां दिन क्या होते हैं? यहाँ पे अंडोत्सर्ग अवस्था होता है। मतलब यहाँ पे अंडों का क्या होता है? यहाँ पे उत्सर्जन होगा, मतलब उनको बाहर निकाला जाता है। ठीक है। फिर उनमें आते क्या? स्तन ग्रंथियां आते हैं। ठीक है। क्या आते हैं? स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि का क्या होता है? स्तन ग्रंथि का मतलब होता है क्या? संतानोत्पत्ति के बाद उनको क्या करना? उनको दूध पिलाना अपने बच्चों को। ठीक है। तो अपने बच्चों का जब दूध पिलाया जाता है तो उसी क्या बोलते हैं? उसके लिए उनके पास क्या होना जरूरी है? उनके पास स्तन ग्रंथि होने का होता है, जरूरी होता है। और ये स्तन ग्रंथियों में लगभग क्या होता है? 15 से 20 स्तन लोगों में क्या होते हैं? विभाजित होते हैं। जिनमें क्या होता है? जो दूध होता है वास्तव में क्या होती है? एल्वेओलियल कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। जो दूध होगा इनमें वो किसके द्वारा स्रावित होगा? एल्वेओलियल कोशिकाओं द्वारा स्रावित। एल्विओली। ठीक है। लिखा गया एल्विओली कोशिकाओं के द्वारा क्या होते हैं? इनमें दूध का श्रावण होता है। ठीक है। और सबसे खाते जो ग्लैंड्स होता है, देखिए यहाँ पर ये वाला भाग है, इसी भाग से क्या होता है? इस वाले भाग से यहाँ से दूध का क्या होता है? श्रावण होता है।
जब दूध का स्राव होता है तब क्या होता है, दूध उनके क्या स्तन ग्रंथियों में बनने लगता है, जो कहाँ तक पहुंचता है, शिशु के पास क्या होता है, दिया जाता है। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आज मादा जनन पढ़ा। क्या पढ़ा हमने आज, हमने पढ़ा है मादा जनन। तो मादा जनन क्या होता है, तो मादा जनन लैंगिक जन्म में सहायक होते हैं। किस में सहायक होंगे, मादा जनन लैंगिक जन्म में सहायक होते हैं। और साथ साथ क्या करते हैं, जो संतानोत्पत्ति में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। मादा जनन लैंगिक जन्म में सहायक होते हैं और संतानोत्पत्ति का क्या करते हैं, एक कार्य करते हैं। और एक महिला का जो शरीर होता है वो तभी परिपक्व होती है जब उसकी आयु कितनी होती है, 10 से 12 वर्ष होता है। जब एक महिला की शरीर जब क्या होता है, जब उसकी आयु 10 से 12 वर्ष की होता है तो उसमें क्या होता है, उनमें जो यमसी साइकिल जो मासिक चक्र होती है वो आरंभ हो जाती है। और उसी दौरान क्या होती है, एक संतान को जन्म देने में क्या होती है, वो सहायक होगी। क्या होगी, संतान को जन्म देने में वो सहायक होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मादा जननांग था। ठीक है, यदि मादा जननांग से यदि आपसे इससे संबंधित कोई भी प्रश्न यदि पूछना हो या डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करते रहिए, जिससे हम आपको क्या है, इससे संबंधित सभी क्या होते हैं प्रश्न आपको क्या है, हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक और शेयर करते रहिए।